जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज बात संविधान दिवस की। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। तो इस खास मौके पर मैं खास विश्लेषण की चर्चा करूंगा। इससे पहले बता दूं कि इसके बारे में एक्टिविस्ट और विचारक अरुणांशु बनर्जी ने अपनी टिप्पणी दी है। लिखा है, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण। विडंबना यह है कि एक समय था जब भारतीय संविधान के दायरे से आगे निकलने की बात प्रगतिशील कहलाती थी। आज फासिस्टों के हमले इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि संविधान की रक्षा का दायित्व भी मजदूर वर्ग के कंधे पर आ गया है। वे आगे लिखते हैं कि बहरहाल राम कबींद्र जी के विश्लेषण को ध्यान से पढ़ने तथा आत्मसात करने की ज़रूरत है। मैं पूरा विश्लेषण आपको सुनाऊंगा। इससे पहले आपको बता दें कि राम कबींद्र जी भी विचारक हैं और समकालीन चिंतन पत्रिका के संपादक भी हैं। उन्होंने अपने विश्लेषण को शीर्षक दिया है, संविधान बचाओ संघर्ष के प्रति कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों का नज़रिया। उन्होंने लिखा है कि इस साल संविधान दिवस की धूम कुछ ज़्यादा ही है। इसके दो कारण हैं। पहला यह कि नरेंद्र मोदी की आरएसएस भाजपा सरकार संविधान और लोकतंत्र को दीमक की तरह खाए जा रही है, और दूसरा यह कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जारी हैं और अगला लोकसभा चुनाव 2024 एजेंडा पर है। यह स्थिति अचानक नहीं बनी है। पिछले 3-4 वर्षों से, यानी सीएए आंदोलन के दौर से संविधान बचाओ, देश बचाओ और लोकतंत्र और संविधान की रक्षा जैसे नारे देश के राजनीतिक माहौल में गूंज रहे हैं। पूंजीवादी राजनीति के लिए नारे अस्थायी चरित्र के हैं और राजनीतिक रूप से पर्याप्त हैं, लेकिन मजदूरों, किसानों और समस्त उत्पीड़ित समूहों के मुक्ति संघर्ष पर यह बात लागू नहीं होती है। इन समूहों का सबसे बड़ा संकट है कि वे इस सच से अनजान हैं और पूंजीपति वर्ग के पीछे भागने को मजबूर हैं, क्योंकि उनका अगुआ पूंजीवादी वामपंथी और पूंजीवाद का पक्षधर अम्बेडकरवादी खेमा यह सच लोगों को नहीं बता रहे हैं, उल्टे वे उस पर पर्दा डाल रहे हैं। तो राम कबींद्र आगे लिखते हैं कि सच को समझने के लिए हमें संविधान के प्रति अम्बेडकर के समग्र नज़रिए पर गौर करना चाहिए। यह सच है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने इसके निर्माण में असाध्य श्रम किया था, तो दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा था कि मैंने एक मंदिर का निर्माण किया था, लेकिन उस पर शैतानों ने कब्जा कर लिया है, इसलिए मैं इसे जलाने में आगे रहूँगा। निस्संदेह उनके हमले के केंद्र में भारतीय जनतंत्र संस्थापक नेता, विचारक और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। आज अम्बेडकरवादियों का बड़ा हिस्सा संविधान निर्माता की उनकी छवि को तो खूब उजागर करता है, लेकिन दूसरे पक्ष पर जुबान तक नहीं खोलता। इस खेमे के भाजपाई दलाल तो संविधान को धर्म ग्रंथ का दर्जा देने तक उतारू हैं और संविधान विरोधियों को दलित विरोधी तक घोषित करने लगते हैं। दलित समूह की पिछड़ी मानसिकता का दोहन करने के लिए उनका तर्क होता है कि ये लोग एक दलित के बनाए संविधान का विरोध कर रहे हैं। तो राम कबींद्र लिखते हैं कि हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जवाहरलाल नेहरू भारतीय पूंजीवादी जनवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे और संविधान के रक्षक थे। वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी की उनसे कोई तुलना ही नहीं हो सकती। फिर भी हम यह नहीं भूल सकते कि जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों की जनता के उत्पीड़न, तेलंगाना के संघर्षशील किसानों के खून की होली
तथा केरल की निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार की बर्खास्तगी जैसे गैर जनतांत्रिक कार्रवाइयों के अमिट दाग उनके चेहरे को कलंकित किए रहते हैं। तो इससे दो निष्कर्ष निकलते हैं। पहला यह कि पूंजीवाद का सबसे अच्छा प्रतिनिधि भी मजदूरों किसानों के संघर्ष के प्रति क्रूर हो जाता है, और दूसरा यह कि हमारे देश का संविधान मेहनतकश व उत्पीड़ित जनता को उतना ही जनतंत्र देता है जितना पूंजीपति वर्ग और उसके साम्राज्यवादी आका चाहते हैं। तो अगर नेहरू का चेहरा दागदार है तो नरेंद्र मोदी का रोम रोम दाग और कलंक से भरा पड़ा है। पूरे देश की जनता का सबसे घोर उत्पीड़न इसी दौर में हुआ है, और वह भी धार्मिक अंधराष्ट्रवाद की अफीम की घूंटी पिलाकर। इसलिए इस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए सभी जनतांत्रिक ताकतों की एकता जरूरी है, और यह समय की मांग है। डॉक्टर राजेंद्र कविंद्र लिखते हैं कि लेकिन परिस्थिति की बेहतर समझ के लिए हम 1975 से 77 की इमरजेंसी और उसके खिलाफ संघर्ष को याद करें। उस समय जिन शक्तियों ने जनतंत्र और संविधान की रक्षा का बैनर थामा था और अपनी जीत की तुलना दूसरी आज़ादी से की थी, आज उन्हीं का सबसे बड़ा हिस्सा संघ परिवार फासिज्म का वाहक बना हुआ है। तब इस बात की क्या गारंटी है कि आज का विपक्षी गठबंधन इस इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। उत्पीड़ित वर्गों और पहचानों के प्रति इनका नज़रिया समझने के लिए विपक्ष द्वारा शासित राज्यों पर नज़र डाल लीजिए, जवाब मिल जाएगा। इसका निष्कर्ष यही हो सकता है कि पूंजीपति वर्ग का कोई प्रतिनिधि उत्पीड़ित वर्गों को उसके जनतंत्र की गारंटी नहीं दे सकता, और वर्तमान संविधान सीमा यहीं तय हो जाती है। इस प्रकार संविधान को लेकर मजदूर वर्ग के सामने दोहरी चुनौती खड़ी है। पहली चुनौती है कि वे संविधान प्रदत्त सीमित अधिकारों पर आरएसएस भाजपा के फासिस्ट हमलों की रक्षा के लिए एकजुट हों, और साथ ही असीम जनतांत्रिक अधिकार पाने के लिए सत्ता और संविधान में बदलाव के लिए संघर्ष करें। इसका मतलब साफ है कि अगर आरएसएस भाजपा के खिलाफ व्यापक एकता समय की मांग है, तो मजदूरों, किसानों और उत्पीड़ित समूहों की दीर्घकालीन राजनीति को ध्यान में रखते हुए इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की घोषणाओं को शक की नज़र से देखना इन वर्गों और समूहों के मुक्ति संघर्ष की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों का दायित्व बनता है कि वे दोहरी नीति का पालन करें। फिलहाल भाजपा विरोधी राजनीति के साथ एकजुटता दिखाते हुए अपने दीर्घकालिक कार्यभार से लोगों को अवगत रखें और संघर्ष की अपनी ज़मीन मजबूत करें, तभी वे अपने तात्कालिक कदमों का क्रांतिकारी उपयोग कर सकेंगे। अन्यथा पूंजीवादी पार्टियों का पिछलग्गू बनना उनकी नियति बन जाएगी। तो ये रहा डॉक्टर राम कविंद्र का विश्लेषण। आप इसे सुनी और गुने। मेरा आग्रह होगा कि अगर आपने न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। हाँ, देखने सुनने के बाद शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी अवश्य दें। तो नमस्कार।